हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कोवैलेंसी क्या होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है, कैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। जैसे हम लोगों ने बोला था किसी भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब उसके ऑटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा। जैसे मान लो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो ऑक्सीजन के पास 1s2 2s2 और 2p4 है। ऑटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए ऑटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का अगर ये ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेगा तो इस ऑक्सीजन का काम बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके अपने ऑटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जितना बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कोवैलेंसी, कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना सकता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। कभी कभी किसी किसी एटम की वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। वेरिएबल वैलेंसी वही एटम शो करेगा जिसके वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा और वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा शो नहीं करेगा। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा। वेरिएबल वैलेंसी को शो करने के लिए अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी ऑटरमोस्ट शेल का और वैकेंट ऑर्बिटल वो भी ऑटरमोस्ट शेल का होना चाहिए। अगर इस दोनों में से दोनों है तब हम बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, और अगर इस दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो हम लोग आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर यानी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ 1s2 2s2 और 2p3 लिख देंगे इसको। अब बताओ ऑटरमोस्ट शेल तो मेरा सेकंड शेल है, सेकंड शेल को हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। सेकंड शेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के p सब शेल में ऑर्बिटल 3, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 3 है। एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग हुंड रूल के थ्रू भर देंगे। अब बताओ आप सेकंड सेल का ये s सब सेल, सेकंड सेल का ये p सब सेल, क्या सेकंड सेल में d सब सेल होता है? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब सेकंड सेल में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? आप बोलोगे सर कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं। क्या अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हम बोलेंगे यार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टिक कर देंगे। लेकिन क्या नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल होगा? हाँ, अगर यहाँ थर्ड शेल होता, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में होता तब हम बोलते 3s 3p के में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, लेकिन 3d मेरा पूरा का पूरा खाली, क्योंकि थर्ड शेल में d सब शेल भी होता है लेकिन सेकंड शेल में तो बाबू d सब शेल नहीं होता है। इसीलिए सेकंड शेल में जब d सब शेल ही नहीं तो ऑर्बिटल कोई है ही नहीं। और यहाँ जो ऑर्बिटल मेरे पास अवेलेबल है वो कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो वैकेंट हो। वैकेंट यहाँ कहने का मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, फुल्ली वैकेंट हो। लेकिन यहाँ सारे ऑर्बिटल में क्या है, या तो पेयर्ड है या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर हम फुल्ली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं कर सकते हैं। तो अपने पास किसी भी एटम के ऑटरमोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ वैकेंट ऑर्बिटल अगर दोनों होगा तब हम बोलेंगे वो एलिमेंट, वो एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा और वैलेंसी भी चेंज होगा, वैलेंसी भी वैरी करेगा। लेकिन अगर अपने पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम बोलेंगे वहां पर वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी एक ऐसा भी एटम ले लेंगे जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जैसा यहाँ पे कभी ऐसा भी केस आएगा जब मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब कभी भी ऐसी बात करेंगे तो आपके पास 2 कंडीशन होना चाहिए। कभी भी कोवैलेंसी की बात करेंगे तो क्या क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल अगर दोनों है तब बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर में आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 थर्ड सेल के
यहाँ पर outermost सेल थर्ड सेल। अब थर्ड सेल को आप बनाओगे तो थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले और ये चौथा, ये 3s और ये 3p। अब बताओ ऑटरमोस्ट सेल अगर थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में डी सब सेल भी होता है या नहीं होता है? हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। और उस डी सब सेल में ऑर्बिटल कितना? हम बोलेंगे 5। लेकिन यहाँ पांचों ऑर्बिटल खाली है या भरा हुआ? आप बोलोगे सर खाली है यानी वैकेंट है। तो बताओ यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं किया तो ये मेरा सल्फर ग्राउंड स्टेट में है या नहीं है? हम बोलेंगे है। क्या सल्फर के ग्राउंड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हम बोलेंगे यहाँ पर तो 2-2 ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। क्या सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल है? हम बोलेंगे यार 5-5 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या सल्फर इस कंडीशंस के लिए एलिजिबल है कि सल्फर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सके? हम बोलेंगे बिल्कुल है। कभी भी किसी भी एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 2 कंडीशन, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, एक वैकेंट ऑर्बिटल का होना। यहाँ सल्फर के पास दोनों है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। वो हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ देखते हैं? हम बोलेंगे जहां अपना ऑटरमोस्ट सेल होगा। ऑटरमोस्ट सेल यहाँ कौन सा? आप बोलोगे थर्ड सेल। थर्ड सेल हम लोग डायग्राम बनाए, थर्ड सेल का डी सब सेल पूरा खाली था, मतलब थर्ड सेल के डी ऑर्बिटल पूरे के पूरे वैकेंट थे। थर्ड सेल में मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी था, मतलब सल्फर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए तैयार है। पहली बार ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, फिर सल्फर यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर आगे मूव करेगा, तो यहाँ पर 2-2 एक्साइटेड स्टेट शो करेगा। एक बार ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं फर्स्ट में जाएंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब सल्फर ग्राउंड स्टेट में था तो सल्फर के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? आप बोलोगे सर 2, मतलब सल्फर कितना बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल? हम बोलेंगे 2, मतलब सल्फर ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाता है? हम बोलेंगे 2। वही अगर सल्फर को हम लोग बोल देते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो बताओ यार यहाँ का दोनों पेयर्ड ही होता, लेकिन यहाँ जो मेरे पास पेयर्ड है ये अनपेयर्ड हो जाता, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाता ऑर्बिटल में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाता। अब बताओ सल्फर ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना, ये भी मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सल्फर 2 बॉन्ड बनाया। जैसे ही ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आए, सल्फर के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 4 बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल हो गया। क्या अभी भी सल्फर के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे हाँ है। क्या अभी भी सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? आप बोलोगे हाँ है। तो क्या सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड से आगे भी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल जा सकता है। तो क्या हम लोग मूव करवा देंगे? ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं, कभी भी किसी भी एटम को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होगा तो हम लोग देखेंगे किसी भी एटम के पास कोवैलेंसी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जरूरत है। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोई भी एटम, वो डिपेंड करता है कि उस एटम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप बोलोगे सर स्टेबल कैसे होता है? हम बोलेंगे यार कोई भी एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, और वो गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन नीड होगा वो उसका कोवैलेंसी कहलाएगा। क्लियर? अब आप बताओ हमको सिंपल, अगर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करें तो हम लोग देखते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन, और फिर हम लोग मूव करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं 2 टाइप्स का, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और देन मूव कर जाएंगे आयनिक बॉन्ड की तरफ। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल? कौन सा ऐसा कंपाउंड नीचे दिया हुआ है जो पॉसिबल नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है SF4। क्या सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है? आप बोलोगे यार पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सल्फर 3 वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। सल्फर 2 वैलेंसी भी शो करता है, सल्फर 4 भी शो करता है, सल्फर 6 भी शो करता है। सल्फर 2 कब शो करता है? आप बोलोगे सर ग्राउंड स्टेट में। सल्फर 4 कब करेगा? आप बोलोगे सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सल्फर 6 कब शो करेगा? आप बोलोगे सर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। क्या सल्फर 8 बॉन्ड बना सकता है? हम बोलेंगे नहीं। रीजन है कि सल्फर के जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को हम लोग बनाते हैं उस केस में अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। आप जब बनाओगे इसका कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब सल्फर SF4 मेरा पॉसिबल है। इसका मतलब ऑप्शन ए
पॉसिबल है और आपसे पूछ रहा है नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। अब आ जाओ ऑप्शन बी पे, OF2 क्या पॉसिबल है या नहीं है। ऑप्शन बी और डी सेम हो गया। चलिए ऑप्शन डी को हम लोग चेंज कर देते हैं, ऑप्शन डी को हम लोग कर देते हैं OF4। ठीक है, OF2 बोल रहा है ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड बना सकता है, तो 1s2 2s2 और 2p4। सेकंड सेल के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के p ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा चौथा हो गया। ये 2s ये 2p 2d होता ही नहीं है, अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा बेचारा ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा। अब बताओ ऑक्सीजन के पास ग्राउंड स्टेट में ही कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में किसी दूसरे एटम के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2। मतलब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है, आप बोलिएगा 2। तो क्या ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी पॉसिबल है और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कहानी है तो OF4 को भी ले लेते हैं। आप बोलो जब ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में ही हमेशा रह सकता है, एक्साइड स्टेट में नहीं जाएगा, रीजन है कि अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बताओ ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, आप बोलोगे सर 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, 4 फ्लोरीन के साथ, मतलब 4 बॉन्ड। क्या ये पॉसिबल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। आप बोलोगे सर ऑप्शन सी ICl3 पॉसिबल है या नहीं है, हम बोलेंगे यार क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ये तीनों हैलोजन आपका 1 3 5 7 चारों वैलेंसी शो करता है। ये आपको पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, सिर्फ फ्लोरीन वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। रीजन है कि फ्लोरीन का जो ऑटरमोस्ट सेल है वो सेकंड सेल है और सेकंड सेल में यही कहानी कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव नहीं कर पाता है। इस कारण से फ्लोरीन मेरा ग्राउंड स्टेट में ही हमेशा रहता है, एक्साइड स्टेट शो नहीं करता है। तो सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के बाकी तीनों हैलोजन आपका एक्साइड स्टेट शो करता है और 1 3 5 7 चारों कोवैलेंसी को शो करेगा। ये 1 कब, जब ग्राउंड स्टेट में होगा, 3 कब, जब फर्स्ट एक्साइड स्टेट में होगा, 5 कब, जब सेकंड एक्साइड स्टेट में रहेगा, 7 कब, जब थर्ड एक्साइड स्टेट में रहेगा। लेकिन फ्लोरीन हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही होगा, इसका मतलब फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ यार, यहाँ पर एक आयोडीन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, एक आयोडीन 3 क्लोरीन के साथ, यानी 3 बॉन्ड बना सकता है। अब ये पूछेगा ICl3 कब पॉसिबल है, हम बोलेंगे ICl3 पॉसिबल है, लेकिन कब, तो हम बोलेंगे यार जब मेरा यहाँ पर 3 बॉन्ड कब, जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइड स्टेट में बन जाएगा, यानी ये भी पॉसिबल है। यानी कि आपसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, तो हम बोलेंगे यार ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑटरमोस्ट सेल सेकंड सेल होता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। इस कारण से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, इस कारण से वो वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करता है और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाने के कारण OF4 पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन IF7 इज पॉसिबल, कौन सा ऐसा ऑप्शन या स्टेट कह सकते हैं, कौन से स्टेट में IF7 पॉसिबल है, ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइड स्टेट, सेकेंड एक्साइड स्टेट, फोर्थ एक्साइड स्टेट। IF7 कहने का मतलब हुआ कि एक आयोडीन कितना बॉन्ड बनाया होगा, 7। हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि हैलोजन जो होता है वो 1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है और 7 बॉन्ड भी बनाता है, 1 3 5 7। ठीक है, कौन सा हैलोजन, तो आप बोलेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों। कौन नहीं बनाएगा, हम बोलेंगे फ्लोरीन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, हम बोलेंगे फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। और ठीक है, अब बाकी तीनों हैलोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इस कारण से बाकी तीनों हैलोजन मेरा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइड स्टेट, सेकेंड एक्साइड स्टेट, थर्ड एक्साइड स्टेट चारों बनाएगा। तो बताओ यहाँ पर IF7 बोल रहा है, यानी आयोडीन 7 बॉन्ड बनाएगा। कब, जब आयोडीन की 7 वैलेंसी होगी, यानी कोवैलेंसी होगी। तो बताओ आयोडीन यहाँ पर 7 बॉन्ड बनाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, हम बोलेंगे बिल्कुल चाहेगा। कब चाहेगा, तो ये 1 अगर हो गया ग्राउंड स्टेट, तो 3 हो गया मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 5 हो गया मेरा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो 7 हो गया मेरा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अरे बोलिए,
अरे 1 ग्राउंड स्टेट, तो 3 आप बना के देखना ना यार, क्लोरीन का बना लो, सारा बना जाएंगे। और क्लोरीन का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक एक करके बना के देखा था ऑर्बिटल डायग्राम में। तो फर्स्ट जब वो आयोडीन 1 बॉन्ड कब बनाएगा, जब ग्राउंड स्टेट में, 3 कब बनाएगा फर्स्ट वाले में, 5 कब बनाएगा सेकेंड वाले में, 7 कब बनाएगा थर्ड वाले में। यानी IF7 पॉसिबल है जब आयोडीन अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होगा। यानी कि क्वेश्चन में ऑप्शन यहाँ है ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जो कि यही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट, व्हाई। हम लोग पिछले क्लास में ये देखा भी था कि PCl5 PCl3 दोनों पॉसिबल था, लेकिन NCl3 तो पॉसिबल था बट NCl5 पॉसिबल नहीं है। रीजन है कि नाइट्रोजन का ऑटरमोस्ट शेल सेकंड शेल होता है और सेकंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो चूंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, उस कारण से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा। इस कारण से नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमेशा 3 ही रह जाती है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता तो मेरा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता था, जैसा कि फास्फोरस बनाता है। फास्फोरस का ऑटरमोस्ट शेल थर्ड शेल और उस थर्ड शेल में d सब शेल होता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑटरमोस्ट शेल सेकंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, अरे बाबू ये हो जाता तब तो NCl5 पॉसिबल हो जाता। यानी ऑप्शन ए गलत बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के कारण NCl5 पॉसिबल क्यों नहीं होगा। ऑप्शन बी गलत, वैकेंट d ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट, बिल्कुल सही। अगर d ऑर्बिटल होता तो नाइट्रोजन का जो सेकंड शेल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल में मूव कर जाता, और जैसे ही मूव कर जाता तो नाइट्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाता, 3 से 5 हो जाता, और जैसे ही 5 होगा तो नाइट्रोजन NCl5 बना सकता है। नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन फास्फोरस 3 भी बनाएगा और 5 भी बनाएगा। फास्फोरस PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा। PCl3 बनाएगा ग्राउंड स्टेट में, PCl5 बनाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन NCl3 ग्राउंड स्टेट में बट NCl5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मेरा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है। रीजन क्योंकि नाइट्रोजन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो बताइए यार, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े कि कोई भी दो एटम जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके स्टेबल बनेगा तो वो बॉन्ड जो बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा शेयरिंग बॉन्ड, को हम ऑल्सो बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में ही 2 टाइप्स का एक और बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आप समझिएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको आप समझाएं तो आपको। अगर हम बोले कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स का हो जाएगा, आपको कोवैलेंसी पता चल गया। ठीक है, आपको अब यहां पर हम देखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, समझिएगा। एक होता है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर ये पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। हम बोलेंगे जब बॉन्ड किसी 2 सेम एटम के बीच में बनेगा, जब बॉन्ड किसी 2 सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होके बनेगा, तब हम बोलेंगे ये बॉन्ड कहलाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जब किसी 2 डिफरेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और वैसे भी पोलर तभी होगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, यानी डेल EN, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डेल्टा बताता है चेंज को और EN बताता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझिएगा बाबू, जिस किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा। जैसे अगर हम बोलेंगे A और यहाँ पर B, A और B के बीच में बॉन्ड है, और बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B, इसका मतलब A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उसके पास इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब ये A इस B से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। जैसे ही ये A इस B से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, तो बताओ इसका ज्यादा इसका कम, तो हम बोलेंगे डेल्टा EN, यानी चेंज जो होगा दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस जो होंगे वो आपका 0 कभी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे
जिस दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना, अगर उस दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो हम बोलेंगे चेंज भी जीरो नहीं आएगा। अरे डिफरेंट मतलब चेंज तो जीरो नहीं आएगा, और अगर चेंज जीरो नहीं आया इसका मतलब दोनों एटम डिफरेंट है, और दोनों एटम अगर डिफरेंट है तब हम बोलेंगे वो मेरा पोलर यानी और बॉन्ड है कोवैलेंट, तो हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम बोले डेल ई एन, हम क्या बोले पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, डेल ई एन का वैल्यू नॉन जीरो, और यही हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब डेल ई एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब आप समझिए, जैसे हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्टेट कब कंप्लीट करेगा, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, हाइड्रोजन मेरा डुप्लेट पूरा करता है क्योंकि हाइड्रोजन के नजदीक में इनर्ट गैस की बात करें तो हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन चाहेगा यार किसी से हमको 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए तो हम भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही हम 2 हो जाएंगे हम हीलियम जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, और हीलियम भी तो इनर्ट गैस है, ये भी तो मेरा स्टेबल है। तो हाइड्रोजन स्टेबल कब होगा, तो हाइड्रोजन मात्र 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, हाइड्रोजन के पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। मतलब हाइड्रोजन हमेशा हीलियम की तरह बनना चाहेगा, कोई भी एटम अपने नजदीकी इनर्ट गैस की तरह बनना चाहता है क्योंकि कोई भी इनर्ट गैस स्टेबल होता है। इनर्ट गैस स्टेबल इस कारण से होता है क्योंकि उसके एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन के होने के कारण उसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। खूब बढ़िया से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए, तो हम क्या बोले, जब आप यहाँ पर एक H लो तो H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, ये H चाहेगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करना चाहता है। अब बताओ हम क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन के पास ऑटोनॉमस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का लेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ फर्स्ट सेल, ये मेरा सेकंड सेल, ये मेरा थर्ड सेल, और थर्ड सेल ऑटोनॉमस शेल हो जाएगा। तो ऑटोनॉमस शेल में यहाँ पर 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ ये क्लोरीन भी चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन कोई मिल जाता तो हम इस क्लोरीन को हम लोग आर्गन बना लेते और इनर्ट गैस हो जाता। यहाँ 7 1 वैसे ही मिल जाएगा तो 8 और 8 हो गया तो ऑक्टेट। ये हाइड्रोजन एक और मिल जाए तो हीलियम, हीलियम भी ऑक्टेट या डुप्लेट कह सकते हैं यहाँ पर। तो बताओ जैसे ही ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो अब ये जो जैसे ही शेयरिंग किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी है, मतलब हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास भी 6 इधर था ही और 2 इधर तो 8 हो गया। मतलब हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी काम बन गया और क्लोरीन का भी काम बन गया। इसका मतलब हुआ यहाँ जो H सिंगल बॉन्ड Cl हुआ, यहाँ जो मेरा बॉन्ड है ये बॉन्ड तो मेरा कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा, आप बोलो कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। और यहाँ जिस 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना, क्या ये दोनों एटम सेम है? आप बोलोगे नहीं है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो बताओ जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है मतलब चेंज भी 0 नहीं होगा, और यहाँ चेंज भी 0 नहीं होना है। तो बताओ ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा ये क्या कहलाएगा? तो हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और वही अगर हम बात करेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की, तो जब दोनों एटम सेम हो जाए, जैसे ले लेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ले लेंगे हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लिया तो इस हाइड्रोजन के पास भी अब 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी अब 2 हो गया, मतलब यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H हो गया। और ये जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना, क्या जिस 2 एटम के बीच में बना वो दोनों एटम सेम या डिफरेंट? आप बोलोगे सर दोनों एटम सेम, दोनों एटम सेम तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, आप बोलोगे सर सेम, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो दोनों का डिफरेंस, आप बोलोगे सर 0। जैसे ही डिफरेंस 0 मतलब ये पोलर या नॉन पोलर, आप बोलोगे सर नॉन पोलर। और बॉन्ड कौन सा? शेयरिंग है तो कोवैलेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट। तो H2 बोल सकते हैं नॉन पोलर, Cl2 कह सकते हैं नॉन पोलर, लेकिन यहाँ पर HCl पोलर, HBr पोलर, HF पोलर, क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो दोनों एटम सेम नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों एटम सेम है।
तो आपको समझ में आया होगा कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप्स का, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तब होगा जब जिन दोनों एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उस दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एटम डिफरेंट था। और यहाँ पर सिंपल H2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग कोवैलेंसी देखे, वेरिएबल वैलेंसी देखे, कोई एग्जिस्ट ग्राउंड स्टेट, एक्साइड स्टेट कब शो करेगा कब शो नहीं करेगा, कौन कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, कौन किस स्टेट में कितना बॉन्ड बना सकता है, कौन किस स्टेट में कितना बॉन्ड नहीं बनाएगा, कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, SF2 भी पॉसिबल, SF4 भी पॉसिबल, SF6 भी पॉसिबल, ICl भी पॉसिबल, ICl3 भी पॉसिबल, ICl5 भी पॉसिबल, ICl7 भी पॉसिबल, PCl3 भी पॉसिबल, PCl5 भी पॉसिबल, बट NCl3 पॉसिबल लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं है। आपको ये सारा रीजन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इन करते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के तरफ। चलिए कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद तो हम लोग इन कर जाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के तरफ। आयनिक बॉन्ड नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर आयन की बात करेंगे, कैटायन की बात करें या एनायन की बात करें, पॉजिटिव चार्ज की बात करें या निगेटिव चार्ज की बात करें, लेकिन यहाँ आयन का आना फिक्स है क्योंकि नाम से ही क्लियर है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वहां कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता था वहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके वहां भी बॉन्ड बनता था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यहां भी बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेकिन दोनों के बॉन्ड बनने का प्रोसेस डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट प्रोसेस होगा ये समझिएगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट बनाते थे, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करते थे, एटम स्टेबल बनता था। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। ठीक है, लेकिन यहां जो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे यहां भी दोनों बॉन्ड एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहां भी आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑक्टेट कंप्लीट, एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, लेकिन यहां एटम ऑक्टेट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके नहीं जबकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके करेगा। क्लियर? जैसे मान लो अगर हम मान लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के पास यहां पर कितना 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बताओ ऑटरमोस्ट शेल में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑटरमोस्ट शेल तो नहीं है क्योंकि ऑटरमोस्ट शेल यहां थर्ड शेल है। अब बताइए अगर मैग्नीशियम यहां 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बताओ मैग्नीशियम वापस नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, मतलब मैग्नीशियम वापस ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अरे बोलो, यानी कि कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन का जितना शेयरिंग करता था वहां कोवैलेंसी कहलाता था, और यहां पर कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज कब करेगा? जब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना हो। गेन कब करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना हो। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कभी कोई ऐसा भी केस होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो सिंपल समझिएगा, कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करके या तो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वो गेन इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन जितना लूज किया या जितना गेन किया वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाया। अब बताओ अगर हम बोलेंगे मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, हम बोलेंगे 2, तो बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना, हम बोलेंगे 2। ठीक है, और ये हो गया Mg2+। क्लियर? अब देखो आप क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए 2+। अब देखो जैसे फ्लोरीन है, अब बहुत आसानी से आप समझिएगा, फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p5। बताओ ऑटरमोस्ट शेल के पास 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन चाहेगा यार ऑटरमोस्ट शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कर रहे हैं, शेयरिंग करेंगे नहीं, आयन लाना है। अब वो कैटायन या एनायन वो डिपेंड करता है उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो लूज करके कैटायन बनाया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है। बताओ यार फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा? जैसे ही फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इस
फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने से अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे ही इस फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन फिर से स्टेबल। लेकिन बताओ ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया? आप बोलोगे सर गेन किया, तो यहाँ पर F माइनस हो जाएगा। तो बताओ कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। तो हम बोलेंगे सोडियम का या फ्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना? हम बोलेंगे क्या -1? अरे नहीं, यहाँ पॉजिटिव में ही लेते हैं हमेशा। क्या -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या -1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? इससे नहीं होता है, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में ही हो, चाहे वो लूज करे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो गेन करे 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 ही होगा, -1 नहीं होगा। यानी हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगर बात करेंगे फ्लोरीन का तो आप बोलोगे सर 1, अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे मैग्नीशियम का तो आप बोलोगे सर 2। बात समझिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग वहां पर कोवैलेंसी की बात किए थे कि कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उस एटम का कोवैलेंसी कहलाता है। सिमिलरली यहाँ कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, और जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का तो बता दो यार 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब बताओ ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बताओ ये फिर से वापस 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम क्या बनना चाहेगा? तो 3+। जैसे ही एल्युमिनियम 3+ बनना चाहेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना? आप तुरंत बोलोगे सर 3। क्लियर? अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, बताओ 2 2 4 और 4 8 ही है, और टर्मोसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? आप बोलोगे सर जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा ये ऑक्सीजन बेचारा गंगा नहा लेगा। तो यार 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 माइनस होगा। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा? आप बोलोगे 2। तो हम पूछेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी, आप बोलोगे सर 2। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी, आप बोलोगे सर 3। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी, आप बोलोगे सर 2। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी आप बोलोगे 1। हम बोलेंगे सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1s2 2s2 2p6 3s1। 8 इलेक्ट्रॉन है, एक ज्यादा है, हटा दो, हटा देंगे तो Na+ बन गया। ये सोडियम भी ऑक्टेट कंप्लीट किया कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यार कोई भी एटम या तो लूज करके या तो गेन करके, हाँ कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी आप बोलोगे सर 3। सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी आप बोलोगे 1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी आप बोलोगे 2। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी आप बोलोगे 1। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी आप बोलोगे 2। क्लियर? तो कोई भी एटम यहाँ प्लस माइनस से दिक्कत नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग तब बनाएंगे जब किसी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और तब जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वहां बनता था इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके तो वो होता था कोवैलेंट बॉन्ड, और वहां होता था कोवैलेंसी। यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके और बनता था आयन, और यहाँ इसलिए बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो वहां पर आयनिक बॉन्ड, यहाँ आयनिक बॉन्ड, वहां कोवैलेंट बॉन्ड, वहां पर कोवैलेंसी, यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी, वहां पर शेयरिंग, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अगर हम लोग 1-2 और क्वेश्चन देखें कैसे होगा वो समझिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला फॉर्म करने का तरीका जानते हैं,
इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आया, कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट करने के लिए लूज करे या गेन करे वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ए का इलेक्ट्रोवैलेंसी एक्स है, ठीक है, और V का इलेक्ट्रोवैलेंसी Y है, मतलब A X इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, B Y इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो हम बोलेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस कर दो, ये X इस D पे ला दो और ये Y इस A पे ला दो और फॉर्मूला बन जाएगा AY और BX। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग बोलेंगे यहां पर मैग्नीशियम है, ठीक है, या अगर हम लोग ले लेंगे कोई भी, अगर हम ले लेते हैं Al, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना, आप बोलोगे सर 3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना, लिखा ही हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन करना चाहेगा मतलब 2। तो बताओ यहाँ पर ये 2 इस पे आएगा और 3 इस पे जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलोगे सर Al और ये 2 इस पे, जिस तरह से Y A पे और X B पे, Y A पे और X B पे, सिमिलरली ये 2 Al पे और 3 ऑक्सीजन पे, तो बनेगा Al2O3। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कैसे क्रिस क्रॉस करने, समझ में आया। आपको हर एक एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी पता होना चाहिए। जो एटम दिया रहेगा कॉन्फ़िगरेशन बना लो और आप देख लो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए या कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, किस चीज के लिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंसी पे क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रहा है 2 एलिमेंट्स x एंड y हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। x का कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है, y का कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है और बोल रहा था एक्सपेक्टेड कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y विल बी एक्सप्रेस्ड एज, फॉर्मूला लिखा हुआ है xy2 x5y2 x2y5 xy5। समझिएगा यहाँ x जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये x 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ पर x की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। और y के पास ऑटरमोस्ट शेल में, y के पास ऑटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, मतलब y की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। प्लस या माइनस से मतलब नहीं है, गेन या लूज से मतलब नहीं है, कितना गेन कर रहा है बस वो लिख लो, कितना लूज कर रहा है वो लिख लो। ये कितना लूज किया तो 2, ये कितना गेन करेगा तो 1। ये किस पे डिपेंड करता है तो ऑटरमोस्ट शेल के ऑक्टेट पे। हम लोग कर लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का वैलेंसी, तो x का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, y का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्रिस क्रॉस करेंगे, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, तो आप देखोगे तो x का y पे चला जाएगा और y का x पे चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x और y पे चला गया 2, तो x पे 1 और y पे 2। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी कि xy2 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एटम ऑफ एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑटरमोस्ट शेल। 3 इलेक्ट्रॉन उसके ऑटरमोस्ट शेल में है। तो आप सिंपल समझिएगा, कोई भी एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहेगा। जैसे अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑटरमोस्ट शेल में होगा तो वो लूज करके ऑक्टेट करेगा, क्योंकि पीछे तो ऑक्टेट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो भी लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, तो 4 ही इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 5 ऑटरमोस्ट शेल हो जाएगा तो अब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। 5 लूज करने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। 6 अगर ऑटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। 7 अगर ऑटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो लूज करना चाहा, 2 इलेक्ट्रॉन था तो भी लूज करना चाहा, 3 इलेक्ट्रॉन था तो भी लूज करना चाहा। 4 वाले पे लूज या गेन कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात एक ही हो जाएगी। 5 वाले पे आपको गेन करना पड़ेगा, 6 वाले पे गेन करना पड़ेगा, 7 वाले पे गेन करना पड़ेगा। अब आप आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है एन एटम ऑफ एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑटरमोस्ट शेल। मतलब ए जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी ए पे ला देंगे हम लोग 3,
ठीक है। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 3 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर बोल रहा है एंड बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost शेल। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन outermost शेल में हो गया तो outermost शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करना चाहेगा। मतलब इस बार इलेक्ट्रोवैलेंसी 6 लूज नहीं करेगा, 2 गेन करेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 6 नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। जो लूज करे या जो गेन करे वो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यार 6 लूज करना ज्यादा अच्छा या 2 गेन करना ज्यादा अच्छा? आप बोलोगे सर 2 गेन करना ज्यादा आसान है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी 6 नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पर 2। और बोलेंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन outermost शेल में है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना? आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसीलिए ए पे 3 इलेक्ट्रोवैलेंसी और बी पे 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके और बी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अब क्रिस क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ 3 वाला बी पे और 2 वाला ए पे, फॉर्मूला बन जाएगा A2B3। दिस विल बी द फॉर्म्ड कंपाउंड। तो हम लोग बोलेंगे द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो हम लोग आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने देखा, कोवैलेंसी क्या होता है वो देखा, वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होता है वो देखा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, H2 मॉलिक्यूल क्या है तो आप बोलोगे नॉन पोलर, Cl2 मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर, HBr, HCl, HF। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब जो दोनों एटम डिफरेंट होगा तो वो दोनों एटम डिफरेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 0 नहीं होगा और वो केस हो जाएगा पोलर का। और जब 0 हो जाएगा तो वो केस हो जाएगा नॉन पोलर का। और बॉन्ड बन रहा है कोवैलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो वहां जब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर हम लोग आ गए आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो लूज करके या तो गेन करके। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किस चीज के लिए? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी करके फॉर्मूला क्रिस क्रॉस वाला केस देखे, जो जिसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा वो उसके अपोजिट वाले पे चला जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा। चलिए तो आप रिवीजन करते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ।